तो ये मजे के लिए फर्जी कुमार जैसे पत्रकार रोज मैसेज डाल रहे हैं, क्या इनको जेल में नहीं बंद करना चाहिए? देश में अफरा तफरी का माहौल फैलाना चाहते हैं, क्या इन्हें जेल में नहीं बंद करना चाहिए? आपको याद है अमेरिका में वो ट्विन टावर की घटना हुई थी जी। जब हवाई जहाज से टावर को गिरा दिया गया था। अमेरिका के किसी मीडिया ने लाश को नहीं दिखलाया। जो देश में अराजकता ना फैले, देश में डर का माहौल नहीं हो। यहाँ तो गिद्ध बैठे हुए हैं, यहाँ गिद्ध बैठे हुए हैं। यदि एक घटना होती है उसे 10 बताने के लिए बैठे हुए हैं, देश को बदनाम करने के लिए बैठे हुए हैं। क्या यह गलत है? क्या यह गलत है कि ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही है? और कौन कर रहा है कालाबाजारी? अमेरिका वाला आगे कर रहा है, इंग्लैंड वाला आगे कर रहा है। आपके देश के आदमी ही ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहे हैं। जो वो दवा है रेडी मैक्सर, क्या नाम है उसे, उसकी कालाबाजारी हो रही है। कौन कर रहा है? कौन कर रहा है भाई साहब? आपके भाई कर रहे हैं। आपके भाई का मतलब हमारे देश के बंदे ही तो कर रहे हैं, मौका का फायदा उठा रहे हैं। देश में अराजकता का माहौल कौन फैला रहा है? यही लोग फैला रहे हैं। हाय मैं मर गया, लोकतंत्र खतरे में आ गया। तब इनके लिए लोकतंत्र खतरे में होता। आज चुनाव हो रहा है तो चुनाव क्यों हो रहा है? लॉकडाउन लगा दीजिए तो लॉकडाउन क्यों लगा दिया? लॉकडाउन नहीं लगाइए, लॉकडाउन क्यों नहीं लगाया? ये लोग दुगले किस्म के आदमी हैं। इसलिए आप प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं इनके किसी बात को जवाब देने लायक समझता नहीं है। उस लायक है ही नहीं कि इनको महत्व दिया जाए। ये नालायक है और नालायकों की बात का मैं कोई जवाब नहीं देता। ये तो शुक्र मनाइए कि अभी केंद्र में मोदी की सरकार है। आप कल्पना करें राहुल गांधी प्रधानमंत्री आज आपका होता, देश में गृह युद्ध छिड़ जाता। देश में गृह युद्ध छिड़ जाता, एक दूसरे को लोग मार काट खाते। एक मजबूत सरकार, कम से कम उससे हम बचे हुए हैं और इस दुख की घड़ी से भी हम निकल जाएंगे और फिर एक नया सवेरा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। पहला सवाल तो मेरा यही रहेगा कि एक इतनी बड़ी पार्टी होके बीजेपी को जब देख रहे थे कि कोरोना केस इतने बढ़ते जा रहे हैं, तो आखिर बंगाल में रैली करने की जरूरत क्या थी? पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि स्थिति वास्तव में विकट है, इसमें कोई शक नहीं कि स्थिति गंभीर है। लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, लोगों को बेड नहीं मिल रहा है, कोरोना भयावह स्थिति में है। पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं, इसमें कोई शक नहीं है। दूर दूर तक लोग परेशान हैं, लोगों को दिक्कतें हैं, इसमें कोई शक नहीं है। स्थिति ऐसी हो गई है कि आपके घर में कोई रिश्तेदार 2 आने वाले हैं, आपने 2 के खाने का इंतजाम कर लिया, सब्जी ले आए, सब कुछ ले आए, चावल ले आए, दाल ले आए, रिश्तेदार आ गए 150। अब क्या कीजिएगा आप? अब आपकी क्या स्थिति होगी? अफरा तफरी मचेगी। बच्चे को वहां भेजिएगा, भाई को वहां भेजिएगा, माँ को वहां भेजिएगा, बहन को वहां भेजिएगा, ये ले आओ, ये ले आओ, क्योंकि हमने तो 2 आदमी का इंतजाम करा है, आदमी आगे 150। ये स्थिति है इस कोरोना में। आपने बीमारी के लिए, कोई भी सरकार हो, मैं किसी सरकार की विशेष की बात नहीं करता हूं, चाहे वो कांग्रेस की किसी राज्य में सरकार हो, चाहे वो झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार हो, चाहे उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार हो, चाहे उद्धव ठाकरे की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, मैं सबकी बात करता हूं। जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जिस सोच के करी गई थी उससे सैकड़ों गुना पेशेंट आ गए, तो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा गई। ये सही है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं देश की चरमरा गई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये बकैती कुमार जैसे पत्रकार रोज 10 बार फेसबुक पर लिखते हैं, वहां ऑक्सीजन की जरूरत है, वहां सिलेंडर की जरूरत है, वहां बेड की जरूरत है, वहां लोग घूम रहे हैं, वहां मर रहे हैं। अभी अमेठी में जो अमेठी की सांसद है स्मृति ईरानी, उसको टैग करके एक वामपंथी पत्रकार अरफा खानम ने बोला कि फलाने अमेठी में फलाने आदमी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, वो मर रहा है। मेरे पास मैसेज आया है। स्मृति ईरानी ने वहां के डीएम को बोला फलाने आदमी के पास जाओ। डीएम लाओ लश्कर के साथ, डॉक्टर के साथ उस आदमी के पास पहुंचा जिस आदमी का नाम अरफा खानम ने बताई थी। वो आदमी घर में सोया हुआ था। जब डीएम साहब गए तो वो आदमी हंसने लगा, कहा मैंने तो मजाक में ट्वीट कर दिया था। ये भी तो हो रहा है भारत में, ये भी तो अफरा तफरी मचाया जा रहा है, ये देश को बदनाम करने की साजिश भी तो की जा रही है। इसका मैं सबूत दे रहा हूं आपको। जब डीएम अमेठी के उस आदमी के पास गए जिसने अरफा खानम नामक वामपंथी पत्रकार को ट्वीट किया था, वो आदमी सोया हुआ था। उसको डीएम ने बोला कहां चाहिए ऑक्सीजन बताओ, चलो एम्बुलेंस लेके आया हूं। बोला मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मैंने तो मजे के लिए कर दिया था ट्वीट। और जहां तक आपने करी कौन जिम्मेवार है? स्वास्थ्य राज्य का विषय है, हर राज्य सरकार का दायित्व है कि स्वास्थ्य की व्यवस्था अपने नागरिकों के लिए करे। अब क्या योगी आदित्यनाथ ने हर हॉस्पिटल में
ऑक्सीजन प्लांट लगाने का निर्णय ले लिया है, कर रहे हैं। आपने केजरीवाल के लिए ये पीएम केयर फंड से 7 ऑक्सीजन प्लांट लगाने का पैसा दिया गया था, उसने 1 लगाया और 6 का पैसा विज्ञापन में खर्च कर दिया। आरटीआई से लोगों ने निकाला है, क्या ये गलत है? जी। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे दिल्ली में एक माहौल बनाया गया था और सारे मोहल्ला क्लिनिक फेल हो गए, क्या ये गलत है? तो कौन जिम्मेवार है? सारे जिम्मेवार हैं, ये सारे जिम्मेवार हैं। खास करके ये जो वामपंथी पत्रकार फर्जी कुमार जैसे है वो जिम्मेवार है, और कौन जिम्मेवार है? जिम्मेवारी से कोई भाग नहीं सकता है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा देश की हालत गंभीर है। ये सही है कि लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है, लोगों को बेड नहीं मिल रहा है, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, सही है, मैं इसका गवाह हूं, इसमें कोई शक नहीं है। इस लड़ाई को सबको मिलकर लड़ना है। जो आदमी इस लड़ाई के बहाने देश को कमजोर करना चाहते हैं, बदनाम करना चाहते हैं, हमें उनसे भी सावधान रहने की जरूरत है। जी सर, एक तरफ देखा जाता है कि जिस पत्रकार की आप बात कर रहे हैं वो एक तरफ तो लखनऊ को लाशनऊ बोल के पेश करते हैं अपने प्राइम टाइम में, पर दूसरी तरफ जहां महाराष्ट्र में इतनी मौतें हो रही हैं, इतने लोग अपने जान से हाथ गंवा रहे हैं, पर उसको एक बार भी नहीं दिखाया गया। दिल्ली की इतनी भयावह स्थिति है, उसको एक बार भी कोई मीडिया चैनल नहीं दिखा रहा। महाराष्ट्र पर कोई बात नहीं कर रहा और दिल्ली पर कोई बात नहीं कर रहा है। देखिए, लोगों की नीयत देखी जाती है। आपने कल परसों देखा होगा, मिजोरम में एक जगह शादी हो रही थी, वहाँ के कलेक्टर ने विभत्स तरीके से जाके उसे बंद कराया। अब इसमें मैं देखिए, मैं डीएम की गलती नहीं बोल रहा हूँ, डीएम की नीयत सही हो सकती है, लेकिन उनका तरीका शर्मनाक था ना? जी बिल्कुल शर्मनाक था। उनका नीयत सही था कि लॉकडाउन हो गया है, कोरोना फैल गया है, शादी में इतना आदमी नहीं जुटना चाहिए, बिल्कुल सही था। मैं उनके नीयत पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन उनका जो तरीका था वो विभत्स था, शर्मनाक था। इसी प्रकार इन लोगों का जो फर्जी पत्रकार जिसका आपने नाम लिया है, उन लोगों के नीयत में खोट है। और जब आपके नीयत में खोट होता है तो आप लोगों की भलाई नहीं चाहते हैं, लोगों को बुराई चाहते हैं। आप चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग मरे, जिससे मेरा एजेंडा चलता रहे। ये एजेंडा चलाने वाले लोग हैं। इनकी हिम्मत इसलिए नहीं है महाराष्ट्र के बारे में बोलने में और दिल्ली के बारे में बोलने में, क्योंकि एक आदमी ने आरटीआई से निकाला है कि दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने सारे टीवी चैनल को कितना कितना पैसा दिया है। तो जिसका पैसा खाइएगा उसके विरुद्ध आप बोल सकते हैं क्या? सर, यही लोग, इन लोगों की एक चीज़ और देखी गई कि ये लोग रैली पर तो सवाल उठाते हैं, पर जब यहाँ पर किसान बैठे हुए हैं, और मैंने खुद देखा है कि आए दिन कभी एक एम्बुलेंस आ रही है, किसी को लेके जा रही है वहाँ से, और उस पर कोई बात नहीं कर रखी है कि यहाँ पे किसान क्यों बैठे, इतनी भीड़ लगा के क्यों बैठे, इनको भी जाना चाहिए अपने अपने घर। भाई, एक किसान नेता का स्टिंग पकड़ा गया है, वो कह रहा है कि हमें तो जाना था यहाँ से। कांग्रेस और केजरीवाल बोल रहे हैं कि बैठे रहो, देश को बदनाम करते रहो, पैसा हम देंगे। ये स्थिति है देश विरोधी तत्वों का। तो इनके विरुद्ध ये बोल ही, इन लोगों का एक ही एजेंडा है कि भारत को कैसे कमजोर करें, भारत को कैसे बदनाम करें। आज के डेट में लीजिए, भारत की 130 करोड़ जनसंख्या है, पर लाख जनसंख्या पर यहां कितना पेशेंट है और दूसरे देश में कितना पेशेंट है, मिला लीजिए। भारत में अभी भी सबसे कम पेशेंट है दुनिया के पैमाने पर लाख के हिसाब से, मैं हिसाब बता रहा हूं। लेकिन ये वामपंथी गिरोह, देश विरोधी गिरोह, फर्जी पत्रकार भारत का रोना रोएंगे, दुनिया में भारत को बदनाम करेंगे। इनको देश को बदनाम करना है, सरकार को बदनाम करना है। इनकी नीयत कोरोना से लड़ने की है ही नहीं, इनकी नीयत जनता की भलाई की है ही नहीं। तो इन लोगों की जब नीयत में ही खोट है, देश विरोधी तत्व हैं, तो इनकी सारी बातें ऐसे ही फालतू फर्जी होती है। और ये फर्जी कुमार, इसलिए मैं इनको कहता हूँ। जी सर, जो केजरीवाल दिल्ली में कहते थे कि मैंने वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बना रखे दिल्ली में, आखिर वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल होने के बावजूद दिल्ली की ऐसी हालत, और देश का सबसे मजबूत आर्थिक स्थिति में जो जगह है महाराष्ट्र, मुंबई, वहाँ की ऐसी भयावह हालत, उसको किस तरीके से देखते हैं? भाई, केजरीवाल की तो पोल पट्टी खुल गई कि ये इन्होंने हवाबाजी की थी, कुछ वर्ल्ड क्लास नहीं किया था। इन्होंने मुफ्त बिजली पानी दे करके लोगों को ठगा था और कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया था। पहले 97 हॉस्पिटल हुआ करती थी दिल्ली में, केजरीवाल के आने के बाद 87 हो गई है। ये 8-10 हॉस्पिटल बंद हो चुकी है। सरकारी की बात कर रहा हूँ मैं, वो कहाँ चली गई? मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे इतना बड़ा घोटाला हुआ, उसमें एक भी कोरोना पेशेंट का इलाज नहीं हो रहा है, वो कहाँ चली गई? आज केजरीवाल की हालत देखिए, प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग करते हैं तो अपनी बातों को लाइव टेलीकास्ट करते हैं, जिससे जनता ये समझे कि मैंने केंद्र सरकार को बोल दिया, मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है, जिम्मेवारी केंद्र सरकार की है। अपनी जिम्मेवारी से भागने का तरीका खोजते हैं।
तो ऐसे आदमी को जनता पहचान रही है कि ये लोग अपनी जिम्मेवारी से भागते हैं, सिर्फ सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए काम करते हैं, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर लोगों को ठगते हैं। तो इनकी ठगी अब चुके, इनकी पोल पट्टी खुल गई है। ये कोरोना ने बड़े बड़े के चेहरे से नकाब उतार दिया है, तो ये लोग अब बेनकाब हो चुके हैं। जी सर, यही केजरीवाल जो दिल्ली की जनता के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, दिल्ली की जनता के लिए वो केंद्र के पास दौड़े दौड़े जा रहे हैं, पर जब दिल्ली हाई कोर्ट के जजेस उनको फटकार लगाने वाले होते हैं, उससे पहले उनके लिए 100 कमरे 5 स्टार होटल में बुक हो जाते हैं। फिर जो दिल्ली गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं उनके लिए 250 कमरे 4 स्टार हॉस्पिटल में बुक हो जाते हैं। आखिर दिल्ली की जनता ने वोट दिया है या इन लोगों ने उनको वोट दिया है? नहीं, ये एक तरह से चूंकि दिल्ली हाई कोर्ट या न्यायपालिका इनको फटकार लगा रही थी, तो एक तरह से वीआईपी सुविधा देकर के 5 स्टार में रूम बुक करा करके ये जज को एक तरह से घूस देने की कोशिश है। ये अप्रत्यक्ष घूस इसे बोलते हैं, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जजों ने बोला है कि मैंने नहीं बोला था इनको 5 स्टार होटल में कमरे बुक कराने के लिए। ये एक तरह से मुझे प्रभावित करना चाहते हैं, ये हाई कोर्ट के जजों ने बोला है। तो जजों ने ही इनकी पोल पट्टी खोल दी है, और ये अफसरों के लिए वीआईपी ट्रीटमेंट की व्यवस्था करते हैं। वैसे में बोलते हैं कि मैं आम आदमी की पार्टी हूँ, आम आदमी के साथ हूँ, आम आदमी को मरने के लिए सड़कों पर छोड़ दिया और वीआईपी के लिए होटलों में व्यवस्था कर रहे हैं। यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि इनका सभी काम देश विरोधी, जनता विरोधी, जन विरोधी काम है, और इनके सारे जन विरोधी काम इस बार उजागर हो चुके हैं। सिर्फ टीवी में विज्ञापन दे करके, सरकार से, केंद्र सरकार से जितना पैसा आता है उसको अपने विज्ञापन में, अपने प्रचार में खर्च करके इन्होंने एक तरह से लोगों को मूर्ख बनाया है। सर, मेरा आखिरी सवाल रहेगा कि अब बंगाल में भी इलेक्शन खत्म हो चुके हैं, तो क्या लगता है आपको अब बंगाल में क्या होगा? क्या दीदी जाएंगी या जो बीजेपी है वहाँ पर काबिज हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? देखिए, 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, आप नोट कर लीजिए। आज चुनाव खत्म हो गया है, चुनाव के बाद, परिणाम के बाद फिर मेरे पास आइएगा। बंगाल, असम, पांडुचेरी में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है जी। केरला में मिलीजुली सरकार बनने जा रही है, तमिलनाडु में कांटे की टक्कर है। ये परिणाम इस चुनाव का होने जा रहा है, और इसको कोई नहीं बदल सकता। चूँकि बंगाल में दक्षिण 24 परगना, ये नंदीग्राम, कोलकाता में खुद जा कर के देख के आया हूँ। वहाँ पे जो बीजेपी की आंधी है, खास करके मुस्लिम लड़कियों में जो मोदी के प्रति आकर्षण है, मथुरा समुदाय में, दलित समुदाय में, हिंदी भाषी में और पूरे हिंदुओं में, वह इस बार ऐसा परिणाम देगा जो देश की जनता चौंक जाएगी कि ऐसा परिणाम भी बंगाल दे सकता है। तो मैं पुनः दोहरा दूँ, पश्चिम बंगाल, असम, पांडुचेरी में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, केरला में मिलीजुली सरकार बनने जा रही है, तमिलनाडु में कांटे की टक्कर है। चुनाव परिणाम के बाद आप हमसे फिर मिलिए, मैं इस पर और चर्चा करूंगा। धन्यवाद।